हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिनी आप सभी छात्रों का बोर्ड कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम ये जो अपना ये वीडियो रहेगा वो विशेष रूप से जो 8 की प्रश्नावली है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस डाउट जो क्वेश्चन आपके हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। ठीक है ना। आज हम 8 की प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न और जो डाउट क्वेश्चन आपके हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, इसी श्रृंखला में सबसे पहले एक बच्चे ने मेरे को 12 की जो प्रश्नावली है उसमें विविध में 7 का प्रश्न पूछा है। 12 के प्रश्नावली में विविध में 7 का प्रश्न पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए उसमें क्या पूछा उसने, यानी उस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। देखो दोनों बात रखनी है, तो 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त। एक तो ये पॉइंट आपके पास है, एक है 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त। देखो दोनों बातों का अलग अलग मतलब जानना है कि 3 संरेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरेंगे और 3 असंरेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरेंगे। तो ध्यान दोगे, अगर मान लो आपके पास ये 3 असंरेखीय, पहले को 3 देख लो आप संरेखीय बिंदु पास 3 संरेखीय बिंदु है। संरेख होने का मतलब तीनों एक ही रेखा पर आएगी है। जब तीनों एक ही रेखा पर आएगा तो इसमें आपके गुजरने वाले वृत्त कितने हो गए, 0 हो गए। तो इस प्रश्न का तो आंसर आपका देखना 0, यानी कोई भी वृत्त नहीं गुजरेगा 3 संरेखीय बिंदु से। क्यों? देखो आपने अगर ऐसे वृत्त बनाया तो वो नहीं गुजरा उसमें से, अगर ऐसे बनाओगे तो ये नहीं गुजरेगा, और अगर आप इन दोनों को लेंगे तो बीच वाला रह जाएगा। तो कोई वृत्त ऐसा बन रहा ही नहीं है जो इन तीनों से एक साथ गुजर सकता है। अब ये तो मैंने आपको बना के दिखाया। देखो वास्तव में इसका कारण क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये 3 संरेखीय बिंदु है। अब जो आपको पता है कि जैसे मान लो ये 3 बिंदु आपके पास, इनसे जो वृत्त गुजरेगा ये परिगत वृत्त कहलाएगा। और परिगत वृत्त के लिए जब आप केंद्र प्राप्त करते हो तो केंद्र कैसे प्राप्त करोगे, इनकी देखो 2 भुजाओं का आप लेंगे लंब संबंधी भाजक, और जहाँ पर काटेंगे वहीं पर क्या आएगा आपके पास वृत्त का केंद्र आएगा। अब देखो जब ये तीनों संरेखीय है तो आपने पहले इस भुजा का क्या किया, आपने समद्वि भाजन किया, तो मान लो ये हो गया। इसी तरह आपने देखो बीच का समद्वि भाजन किया है तो इसका ये हो गया। देखो ये दोनों कहीं पर नहीं काट रहे हैं, कहीं काट रहे नहीं है ना। जब कहीं पर नहीं काट रहे तो आपको केंद्र ही प्राप्त नहीं हो रहा वृत्त का। जब केंद्र ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो गुजरने वाले वृत्तों से क्या होगी, आपकी 0 होगी, यानी 0 होगी। तो ध्यान रखना आपको, जब 3 असंरेखीय बिंदु हो, 3 संरेखीय बिंदु हो तो उनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या आएगी, आपकी 0 आएगी। अब देखो अगर आपके पास 3 असंरेखीय बिंदु है तो उनसे गुजरने वाला वृत्त क्या होगा, आपका 1 होगा। विचार रखना, अगर 3 असंरेखीय बिंदु है तो उनसे गुजरने वाला वृत्त कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये कैसे प्राप्त होगा आपको, 3 असंरेखीय का मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये 3 बिंदु आ रहे हैं, ये मान लो, ए को आपने मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। अब इनसे गुजरने वाला वृत्त का मतलब, वैसे देखो वृत्त आपका ही गुजरेगा ये इस तरह से, लेकिन इस वृत्त का केंद्र कैसे प्राप्त करोगे आपने देखो जब इस ए बी का समद्वि भाजन किया इस तरह से, ये इसी तरह आपने इस AC का समद्वि भाजन किया, ये जहां दोनों काटेंगे वही तो केंद्र आएगा ना। अब इसके अलावा आपको कहीं और दूसरा केंद्र प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल एक ही केंद्र प्राप्त हो रहा है। जब एक ही केंद्र प्राप्त हो रहा है तो इस बात से यह प्रमाणित हो गया कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है, 1, और संरेखीय से गुजरने वाली कितनी संख्या है, 0 है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको जो आपने एक मेरे से 12 की प्रश्नावली में डाउट क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब देखो हम जो अपने 8 की प्रश्नावली है, देखो उसमें आपको जिन जिन प्रश्नों में समस्या आई है हम उन सभी की स्टडी कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें जो उदाहरण आपने कुछ उदाहरण पूछे मेरे से, मैं पहले उन उदाहरणों की बातें कर लेता हूँ। तो देखो अगर आप इनमें उदाहरणों की बात करें तो इसमें आपने मेरे से 6ठा, 7वां, 8वां ये 3 उदाहरण पूछे। तो देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 देखो। सबसे पहले 6ठे उदाहरण में आपसे क्या पूछा गया है वो देखिए आप। जो 6ठा उदाहरण है इसमें ये लिखा है कि किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर
यानी कोई मीनार हमारे पास, इसके आधार से आपको एक तो ए दूरी पर कोई बिंदु मानना है, एक आपको बी दूरी पर कोई बिंदु मानना है। जबकि इसमें क्या लिखा है कि किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर स्थित एक रेखा पर बिंदु सी और डी लेने आपको, यानी ए दूरी पर तो बिंदु क्या लेना आपको, सी बिंदु लेना है, और मीनार के आधार से आपको बी दूरी पर बिंदु कौन सा लेना, आपको डी बिंदु लेना है। तो ये आपने ए और बी दूरी पर दो बिंदु आपने सी और डी है वो लिख दिए हैं। अब क्या लिखा है कि देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। अब यहाँ पर जो मीनार के उन्नयन कोण है शिखर के, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, पूरक आ रहे हैं, पूरक कोण। यानी आप कंप्लीमेंट्री एंगल की बात करें आप, और कंप्लीमेंट्री जो एंगल होता है उसका मतलब उनका सम दोनों कितना आएगा, 90 आएगा, सम 90, यानी दोनों का योग कितना आएगा, 90 आएगा। अब 90 योग आने का मतलब अगर मैं इस कोण को अल्फा मानता हूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस से अल्फा, जो दोनों का योग 90 है ना। अब इसको मैंने बिंदु मान लिया है ए, इसको भी मान लिया है। अब आपको इसमें प्रूव क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी आएगी। ये ऊंचाई आपने एक बार क्या मान लिया, एच मान लिए। तो आपको इसमें सिद्ध क्या करना, सवाल में इसमें आपको सिद्ध करना है कि जो एच है वो मेरे पास क्या आएगी, रूट ए बी आएगी। ये आपको सिद्ध करना है। जो ऊंचाई एच है वो आपके पास कितने आने वाली है, रूट ए बी आने वाली है। ये आपको भी इसमें सिद्ध करके दिखाना है। अब देखो सवाल का सॉल्यूशन। ये मैंने एक समकोण मान लिया है। अब देखो मैं बारी बारी से इन दोनों त्रिभुजों की बात करता हूं। मैं सबसे पहले मैं लिखा त्रिभुज ABC में। आपको त्रिभुज ABC का मान, देखो इसमें मेरे पास लंब का मान यानी P का मान मेरे पास आ रहा है कितना, H, आधार का मान यानी बेस का मान मेरे पास आ रहा है A, थीटा का मान है मेरे पास अल्फा। इसमें फॉर्मूला tan थीटा का मान जो होता है लंब बटा आधार, तो tan अल्फा बराबर मेरे पास क्या आ गया है, लंब का मान H बटा A। अब देखो इस प्रश्न में आपको न तो यहाँ पर अल्फा का मान पता, न H का पता और न A का पता, तीनों का मान पता नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहीं पर समीकरण नंबर 1 मान के इसको छोड़ दो। तो ये तो आपने पहले क्या बना लिया है, एक समीकरण नंबर आपने 1 प्राप्त कर ली है। अब देखो दूसरा। अब मैं देखो दूसरी समकोण त्रिभुज चलता हूं, कौन सी में, ABD में। आपको BCD की बात नहीं करनी है क्योंकि ये समकोण नहीं है, आपको ABD की बात करनी है। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABD में। इसमें देखो मेरे पास लंब का मान तो आ रहा है H और आधार का मान क्या रहा है, बिल्कुल B आ रहा है। ये पूरा कंप्लीट B दे रखा ना आपको। और थीटा का मान है 90 डिग्री माइनस से अल्फा। तो अब फिर से इसमें tan थीटा का आया जो होता है लंब बटे आधार, और tan 90 डिग्री माइनस अल्फा आ रहा है मेरे पास H बटा B। ये आप जानते हैं कोट अल्फा होता है बराबर H बटा B। ये मेरे पास एक बार क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया, क्योंकि न तो आपको अल्फा का मान पता, न H का मान पता और न B का मान। अब देखिए आपको करना क्या है, अपने उत्तर में H, A और B लेके आना है, यानी कोट अल्फा tan अल्फा को लाना नहीं आपको। और आप जानते हैं कि कोट अल्फा और tan अल्फा कब बटेगा, ये दोनों आपस में व्युत्क्रमीय फलन होते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात, अगर मैं 3/4 को अगर मैं 4/3 से गुणा करता हूँ तो मान 1 आ जाता है ना, दोनों कट रहे हैं आपस में, करने मतलब ये हुआ। तो इसी तरह से आपको पता है कि tan अल्फा और कोट अल्फा दोनों के आपस में व्युत्क्रमणीय फलन है। अब जब ये व्युत्क्रमणीय है यानी रेसिप्रोकल है, तो आप क्या करें, दोनों को इनको मल्टीपल कर देंगे आपस में। यानी आप लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, जब आप समीकरण 1 और 2 दोनों को गुणा कराओगे तो यहाँ पर tan अल्फा गुणा में आ रहा है किसके, कोट अल्फा के। उधर H बटा A किसके गुणा में आ रहा है, H बटा B के गुणा में। अब tan अल्फा को मैंने लिया सेम एक बार, और कोट अल्फा है उसको मैंने एक बार 1 बटा tan अल्फा कर दिया है। उधर मेरे पास आ रहा है H स्क्वायर बटा AB, इनको मैं काट सकता हूँ तो 1 बराबर आ गया H स्क्वायर बटा AB। अब इनको देखो आप वज्र गुणा कराओगे एक बार, तो वज्र गुणा करने से मेरे पास H स्क्वायर का मान तो आ रहा है AB
और एच का मान मेरे पास क्या आ गया है √AB। और इसमें क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपने मेरे से डाउट क्वेश्चन के तहत पूछा था। अब नेक्स्ट आप देखिए आगे हम एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखो 7 नंबर एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसमें देखो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखो आप इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। मतलब आपके पास क्या है 7 नंबर एग्जाम्पल में एक 80 मीटर देखो चौड़ी सड़क हमारे पास थी। यहाँ पर इन्हें आपने लिख दिया, ये हमारे पास क्या है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यानी आपको एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दी गई है जिसके देखो आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। जैसे मान लो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है ये। अब देखो इसके आमने सामने आपको 2 समान लंबाई के खंभे लगाने, इधर भी लगा दो आप एक खंभा और इधर भी आप एक खंभा लगा दो। 2 समान लंबाई खंभे हो गए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें और क्या लिखा हुआ है, इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के कोण 60 और 30 डिग्री है। अब आपको सड़क के बीच में कहीं पर एक बिंदु मारना है। अब बीच का मतलब इसके बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, यानी आपको इनके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु मारना है और उस बिंदु से क्या आएगा, इन दोनों का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो दोनों का अलग अलग बन रहा है। क्या बन रहा है, एक का तो बन रहा है 60 डिग्री, एक का बन रहा है कितना 30 डिग्री। ये 60 का बन रहा है और ये 30 का बन रहा है। ये मान लो मेरे पास AB खंभा है, ये मान लो मेरे पास क्या है CD खंभा है। अब देखो हालांकि देखो इसके नाम के अनुसार लिख दो आप, देखो बुक में लिख रखा है इनका नाम खंभों का, क्या लेना आपको। इसमें क्या लिखा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। यानी खंभों की जो ऊंचाई है ना, एक तो ये और इनके 2 बीच दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने एक तो खंभा मैंने मान लिया AB, एक मैंने इसका खंभा क्या मान लिया CD मान लिया। इन खंभों की ऊंचाई तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर H मीटर मान ली है। तो ये बिल्कुल कितने आएगी H मीटर आएगी, दोनों समान लंबाई क्या ना, तो दोनों खंभों की लंबाई कितनी हो गई है H मीटर हो गई है। अब एक तो आपको खंभों की ऊंचाई ज्ञात करने, साथ में इस बिंदु जो आपने यहाँ पर बिंदु E माना है ना, इसकी दोनों खंभों से दूरी निकालनी है। तो इधर वाली दूरी तो आप मान लेंगे x मीटर और इधर वाली दूरी आप क्या मान लेंगे 80 माइनस x मीटर, ये मान लेंगे आप। जो पूरी ऐसी है ना, तो ये x है वो आपका 80 में से घट गया यहाँ पर भी। अब देखो ये भी इसके ऊपर साथ समकोण बना रहा है, ये भी इसके साथ क्या बना रहा है समकोण बना रहा है। अब इसका जो हल है वो देखिए आप, इस सवाल को आप हल कैसे करोगे। तो देखिए हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से काम में लेंगे। सबसे पहले मैंने त्रिभुज ABE काम में लिया है मैंने, यानी त्रिभुज ABE में इसमें लंब का मान तो है मेरे पास H मीटर, आधार का मान है मेरे पास x मीटर, ये दोनों ही आपने माने हैं, और थीटा का मान मेरे पास क्या रहा है 60 डिग्री आ रहा है। और आप जानते हैं लंब आधार किसमें आता है, टेन में का मतलब टेन थीटा हो गया मेरे पास लंब बटे आधार। तो यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान मेरे पास कितना आ गया है H बटा x। अब √3 बराबर आ गया मेरे पास कितना H बटा x। इनको वज्र गुणा करवा दो आप। तो देखो वज्र गुणा करते ही आपके पास क्या कंडीशन आएगी, एक तो आएगा मेरे पास H बराबर √3x आ जाएगा। ये तो मैंने एक इनमें H और x में एक विशिष्ट संबंध प्राप्त कर लिया है, जो कितना आ रहा है H बराबर √3x आ रहा है। अब देखो दूसरा समकोण त्रिभुज मेरे पास EDC का हमारा, तो आपको लिखना है त्रिभुज EDC में। देखो इसमें मेरे पास क्या आएगा, जो लंब है उसका मान तो है H मीटर, आधार है उसका मान है 80 माइनस x मीटर, और थीटा है मेरे पास 30 डिग्री। तो फिर से आपका टेन थीटा का हमारा है, जो लंब बटे आधार है
यहाँ tan 30 डिग्री का मान क्या हो गया मेरे पास, h बटा 80 माइनस एक्स। अब tan 30 का मान भी होता है 1/√3 बराबर आ रहा है h बटा 80 माइनस एक्स। ये आपके पास क्या है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको क्या करें, आगे इसको सरली कर लेंगे। जब इसको जब आप सरल करोगे तो इनको भी आप फिर से क्या करवा देंगे, इनको वज्र गुणा कर देंगे आप। और वज्र गुणा करने का मतलब इधर तो मेरे पास आ रहा है √3h, उधर मेरे पास आ रहा है 80 माइनस एक्स आ रहा है। अब देखिए इस प्रश्न में आपको h का मान भी पूछा गया है और x का मान भी पूछा गया है, तो हम दोनों में से किसी भी एक मान को पहले प्राप्त कर लेंगे। जैसे आप देखो समीकरण में आपने h का मान x के पद में लिखा था, तो मैं यहाँ पर पहले h के मान को मैं गायब कर दूंगा, यानी जो यहाँ पर h आना ही है, इस h की जगह मैं यहाँ से √3x लिख दूंगा। तो आ रहा है इंटू में √3x बराबर 80 माइनस एक्स, जो आपने समीकरण 1 से लिखा है। अब 3x बराबर आ गया मेरे पास 80 माइनस एक्स, इस x को आप इधर लाओ बराबर 80, 4x बराबर आ गया 80, ये आ रहा है 80 बटा 4, और ये मेरे पास कितना आ गया है 20। ये तो इस खंबे की इससे दूरी आ गई है, मतलब आपने x निकाल लिया ना। अब आप h और निकालो, तो x का मान पहले आप यहाँ रख दो समीकरण 1 में, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो h का मान आ गया मेरे पास 20√3 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया है जो खंभों की ऊंचाई है ना वो तो 20√3 मीटर आ रही है, और देखो जो दूरी है ना आपकी ए को आपने x माना था, वो मेरे पास आ रही है 20 मीटर, और दूसरी देखो मैंने इसी माना, इसी का मान मेरे पास क्या रहा है 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर आ रही है। तो ये दोनों आपने खंभों से दूरियां निकाल ली है और वो आपने खंभों की ऊंचाई प्राप्त कर ली है। इस वाले में आपको बस इतना ही करना था। अब हम आगे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का एग्जाम्पल उसकी बात करते हैं। तो देखो आप आगे एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर रहे हैं तो इसमें देखो आपके पास ये सिचुएशन आ रही है, यानी आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा तो देखो हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बातें कर लेते हैं। 8 का देखो एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा सा आप ढंग से सीख लो, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखो उसमें क्या आपके 8 के एग्जाम्पल में, यानी एक झील के पानी के सतह से h मीटर की ऊंचाई पर, हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर रहे हैं। इसमें देखो ये पानी है हमारे पास झील में, इस तरह से ये इसमें क्या पानी भरा हुआ है, और अब देखिए इस झील में जो पानी है इसमें आपको क्या रिलेशन दिया गया है, देखिए कि एक झील के पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, देखो पानी सतह यहाँ पर ना, इससे आपको h मीटर ऊंचाई पर कोई बिंदु मानना ही है। h मीटर ऊंचाई पर मेरे पास क्या रहा, कोई बिंदु आ रही है, और इसको मैंने एक बार क्या मान लिया, बिंदु A मान लिया है। यानी झील में जो पानी की सतह है उससे आपको h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु मानना है, A मानना है, ठीक है ना। अब देखो आगे, और उसके बाद लिखा है कि स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, देखो बादल यहाँ पर मान लो मेरे पास है B, मान लो बादल है, इस बादल का जो उन्नयन कोण है यहाँ पर वो कितना आ रहा है मेरे पास, एल्फा आ रहा है। यानी जो ये बिंदु है इससे बादल का उन्नयन कोण मेरे पास आ रहा है एल्फा, ठीक है ना। और साथ में देखो इसमें और क्या लिखा हुआ है कि जो इसकी परछाई है किसकी, बादल की, देखो पानी में बादल की मान लो यहाँ पर परछाई बन रही है ये, और इसको अगर आप ऐसे मिलाते हो तो इसकी परछाई का इसके साथ क्या बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, और वो कितने का बन रहा है, बीटा बन रहा है। यानी इसका उन्नयन कोण तो एल्फा है, अवनमन कोण क्या इसका, बीटा है, किसकी, इसकी परछाई का। अब देखो प्रश्न में आपको और क्या दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि बादल
कि पानी के तल से ऊंचाई आएगी इतनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको पहले क्या माने, बिंदु आप इसको डी मान लो, इसको आप बिंदु ई मान लो, इसको आप बिंदु एफ मान लो, ठीक है ना। ये आपने कुछ बिंदु मान लिए हैं। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है कि पानी के तल से, वो पानी का तल यहाँ पर है, इस पानी के तल से इस बादल की ऊंचाई यानी जो बी आपके पास है वो बी कितना आएगा, एच tan अल्फा प्लस tan बीटा बट्टे में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आपको सिद्ध करना है, मतलब प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि इस बादल की पानी के तल से ऊंचाई कितनी आएगी, इतनी आएगी, ठीक है। क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, ये बात आपने यहाँ तक समझ ली है। अब देखो, जब ये एच मीटर है तो आप जानते हैं ये भी कितना होता है, एच मीटर ही होता है ये भी। उसके बाद देखिए, अब इसको आपने क्या मान लिया, एक बार इसको आपने एक्स मीटर मान लिया है, जो दोनों में कॉमन भाग आ रहा आपका। इसको मैंने एक बार मान लिया है वाई मीटर, ऊपर वाले को। अब एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई आपके पास ये दर्पण होता है इस तरह से, ये मान लो दर्पण है। जब दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देखते हो तो उसमें जो आपके हमेशा वास्तविक, जैसे मान लो आप यहां पर हो तो ये इसकी जो वास्तविक दूरी है ना, अब जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर, ये मान लो ए डैश यहां पर बन रहा है, तो जो ए डैश बनेगा ये इसकी है काल्पनिक दूरी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि दर्पण में वास्तविक दूरी और प्रतिबिंब की जो काल्पनिक दूरी है वो दोनों हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखो हम इस बादल की बात करें, यहाँ पर जो पानी का तल है ये बिल्कुल इस बादल के लिए किसका काम कर रहा है, एक दर्पण का काम कर रहा है। जब ये इसके लिए दर्पण का काम कर रहा है तो ये इसकी वास्तविक दूरी हो गई है और ये इसकी काल्पनिक दूरी हो गई है। अब वास्तविक दूरी है वो तो आपकी कितनी है, h प्लस वाई है, तो काल्पनिक भी बिल्कुल कितनी आएगी आपकी, h प्लस वाई मीटर ही आएगी। यानी जितनी आपकी वास्तविक दूरी आने वाली है उतनी की उतनी क्या आने वाली है, आपकी काल्पनिक जो दूरी है वो आने वाली है। अब हमें यहाँ पर इस b का मान वो निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की h प्लस वाई ये इतनी है। अब देखो अगर आप यहाँ से मापते हो इसको, यहाँ से लेकर के, तो ये आपके पास हो गया 2h प्लस वाई मीटर। कौन सी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की। भाई h प्लस वाई है, h जुड़ गया तो ये हो गया आपके 2h प्लस वाई। अब देखो हम दोनों समकोण त्रिभुज को बारी बारी से काम में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला समकोण त्रिभुज है, उसका नाम आ रहा है ABF आ रहा है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ABF में, इसमें आपके पास लंब का मान तो कितना आ रहा है, वाई मीटर। यहाँ लंब का मतलब परपेंडिकुलर P की बात कर रहा हूँ मैं, और जो आधार है मेरे पास वो अक्ष मीटर है, यानी मैं बेस की बात कर रहा हूँ मैं, और थीटा मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है। अब देखिए आपने लंब और आधार लिख दिया है, आपने अल्फा लिख दिया है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा आपका, tan थीटा काम आ रहा है, जो होता है लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पर tan थीटा का मतलब मेरे पास क्या है, tan अल्फा है, और लंब का मान y बटे मारा है x। अब tan अल्फा बराबर मेरे पास क्या आ गया है, y बटा x। अब देखो न तो आपको अल्फा का मान पता न y का मान पता, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, इसको आप यहीं पर समीकरण नंबर 1 मान लो एक बार। यानी जो tan अल्फा बराबर y बटा x है उसको आप वहीं पर ही क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो मैं जो दूसरा समकोण त्रिभुज है ACF इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यानी त्रिभुज ACF में देखो इसमें आपके पास लंब का मान तो बिल्कुल कितना आएगा, देखो इसका लंब यहाँ से यहाँ तक का हो गया कंप्लीट ये, और ये आपका कितना है 2h प्लस वाई है, 2h प्लस वाई मीटर। और जो इसका यहाँ पर आधार है वो कितना आ रहा है, x मीटर आ रहा है, तो आपने आधार लिख दिया x मीटर, ठीक है। और थीटा का मान मेरे पास कितना है, यहाँ पर इसमें बीटा आ रहा है, तो लिख दिया आपने बीटा। तो बीटा से इसमें tan थीटा काम आया जो होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ जो tan बीटा का मान है वो मेरे पास आएगा 2h प्लस वाई बटे मारा है x। फिर देखो इनको एक बार आप वज्र गुणा कर दो तो x tan बीटा जो है वो आपका 2h प्लस वाई क्या आएगा, बराबर आ रहा है।
अब देखो इस सवाल में आपको क्या निकालना है, केवल बी का मान निकालना है। और बी का देखो मान निकालने के हमारे पास देखो यहाँ पर 3 चर है, एक तो एच है, एक वाई है और एक एक्स है। यहाँ पर जो एच है वो आपको प्रश्न में पहले से दिया गया है, तो ये अज्ञात नहीं आपका, ये बिल्कुल क्या है, ज्ञात है। जबकि एक्स आपने माना है और वाई आपने माना है, ये दोनों बिल्कुल क्या आपके पास अज्ञात है। तो हमें इन दोनों में से एक का मान निकालना। किसका निकालना वो देखिए, आपको बी निकालते हो, देखो बी में तो क्या आएगा आपका एच प्लस वाई काम आएगा, तो वाई निकालना आपको। यानी हमें एक्स के मान से हमें कोई मतलब नहीं, हमें एक्स का मान क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो एक्स है, इस एक्स की जगह मैं समीकरण 1 से मान क्या निकाल लूंगा इसको सरल करके, यानी एक्स tan अल्फा बराबर पहले आया वाई और एक्स का मान है मेरे पास वाई बटा tan अल्फा। मतलब मैं अब यहाँ पर इस एक्स की जगह ये मान रखूँ यहाँ से, यानी वाई बटा tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 2h प्लस वाई, जो मैंने समीकरण नंबर 1 से लिख दिया है। ठीक है ना, ये मान मैंने कहाँ से लिख दिया, समीकरण नंबर 1 से। और कैसे आया ये मैंने भी आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है ना, अब हमें इससे क्या करना, वाई का मान वो प्राप्त करना है। तो tan अल्फा को पहले आप उधर गुणा भेज दो उसके, तो वाई tan बीटा बराबर मेरे पास आ गया 2h tan अल्फा प्लस में वाई tan अल्फा। तो देखो मेरे को यहाँ पर किसका मान निकालना है, वाई का मान निकालना है ना। तो देखो मैं वाई के मान सारे पहले क्या करूँगा, एक जगह इकट्ठे कर लूँगा मैं। इसके लिए देखो मैंने ऐसा कर लिया कि जो वाई tan बीटा है उसमें से मैं इधर लाके वाई tan अल्फा घटा दूंगा, और उधर मेरे पास क्या रहा है 2h tan अल्फा आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपने शर्त लगा दी वाई tan बीटा माइनस वाई tan अल्फा बराबर आ रहा है 2h tan अल्फा। देखो इन दोनों में से आपका वाई कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, उधर मेरे पास है 2h tan अल्फा। अब देखो इससे आपका जो वाई का मान हो बिल्कुल क्या देगा, ये है 2h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये आपने इस तरह से क्या प्राप्त कर लिया, पहले जो y का मान है वो आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको प्रश्न में केवल y का मान ही नहीं निकालना था, आपको किसका मान निकालना था, आपको तो इस पूरे का, यानी आपको तो इस BE का मान था वो निकालना था। तो आप लिखोगे इसलिए BE बराबर मेरे पास क्या है, ये आपका h प्लस वाई है। तो यहाँ पर जो BE है वो मेरे पास क्या देगा, h का मान तो आपका फिक्स राशि शुरुआत दिया गया शुरुआत में, और y का मान आप यहाँ से दो कितना 2h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसके बटे में आप एक मान लो भी, लघुत्तम आ रहा है tan बीटा माइनस tan अल्फा। एक का भाग इसमें इतनी बार चला गया, जब h से गुणा करेंगे तो h tan बीटा माइनस h tan अल्फा और प्लस में आ रहा है 2h tan अल्फा। अब देखो बट्टे वाले मान को बिल्कुल सेम रखना आपको, tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखो ये दोनों आपके क्या है, ये तो सेम आपका सेपरेट आ रहा है h tan बीटा। तो अब देखो ये दोनों आपके समान जाति के पद है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, केवल h tan अल्फा बच जाएगा। जब आप ऊपर वाले में h कॉमन लेंगे तो मान क्या आएगा आपका tan बीटा प्लस tan अल्फा बट्टे मारा है tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये मैंने किसका मान प्राप्त कर लिया है, जो BE है उसका मैंने आपका यहाँ पर जो मान है वो प्राप्त कर लिया। और इस प्रश्न में आपको यही सिद्ध करना था, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है ना। अब देखो प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हैं जिनमें आपकी को समस्या है वो देख लीजिए आप। अब देखो बाकी अगर जो प्रश्न आपके मान लो सारे नहीं हो पाते हैं तो मैं आपको केवल इसमें डायग्राम बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका है इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पर डिपेंडेंट होता है, डायग्राम पर डिपेंड होता है। अगर आपका डायग्राम सही है तो सवाल के सही होने के चांस होते हैं, और अगर मान लो भैया आपका डायग्राम ही अगर गलत बन रहा है तो सवाल के सही होने के चांस आपके बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आपको यहाँ पर यह प्रयास करना है कि इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आप अच्छे से सही ढंग से डायग्राम बनाना है वो आप अवश्य सीख लें। अब देखो जब हम इनके डायग्राम बनाने की बात करते हैं तो देखो डायग्राम कैसे बनानी है वो देखिए एक बार आप। तो देखो इसी श्रृंखला में आपने मेरे को कुछ अब डाउट क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें आपका एक तो आता है 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन है, उनकी देखो हम बात कर लेते हैं।
प्रश्न संख्या 4 और 5। देखो 4 नंबर प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी मान लो मेरे पास ये 10 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है, और इसे एक पृथ्वी के शिखर पर क्या आ रहा है, कोण आ रहा है, और कितने का बना रहा है वो, अवनमन कोण है, मतलब 30 डिग्री का क्या इसमें ये अवनमन कोण है वो बन रहा है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ये आपको ज्ञात करनी है। इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। जब ये 30 किया तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो ये आपने इसको याद कर लिया है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, जो अक्ष का मान आपको प्राप्त करना है। तो देखो इसमें आप सीधे tan थीटा का रूल लगा दोगे, जो 10/x यानी tan 30 बराबर क्या देगा आपका 10/x, 1/√3 बराबर आ गया 10/x, और अक्ष का मान आ गया आपका 10√3 मीटर। ठीक है ना, मैंने इसको संक्षेप में किया है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना, पूरा डिटेल से करना है। अब इसके बाद देखिए आपने इसमें 5 का प्रश्न वो पूछा। देखो 5 के प्रश्न में ये आपको दिया गया है कि एक नदी के ऊपर एक नदी पुल के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये नदी है, ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है इस तरह से, और आपको क्या करना है, नदी के ऊपर एक पुल बनाना है इस तरह से, और जो पुल होगा वो नदी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ये मान लो मेरे पास ये भी क्या है, पुल है, जो नदी के साथ 45 डिग्री का क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। जो पुल है वो नदी के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछा है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, जो पुल है ना ये नदी के ऊपर, उसकी लंबाई 150 मीटर आ रही है ये वाली, तो आपसे यहाँ पर पूछा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखिए नदी की चौड़ाई क्या होगी, जब आप बिल्कुल इसको यहाँ पर समकोण पर लाके मिलाओगे तो ये क्या होगी, नदी की चौड़ाई हो गई है। तो ये आपको ज्ञात करनी है, इसको आपने x मीटर मान लिया है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास समकोण त्रिभुज क्या काम आ रहा है, ABC काम आ रहा है, जिसमें ये लंब का मान हो गया, ये कर्ण का मान हो गया, ये थीटा का मान हो गया। तो साइन थीटा का मान है इसका, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, यानी 1/√2 इसका मान x/150 सरल करेंगे बराबर 150/√2। आगे इसको आप सरल कर लेंगे तो क्या देगा आपका, इसका जो आंसर है वो प्राप्त कर लोगे। ठीक है ना, मैंने इसमें जो डायग्राम आपको समझना है, बाकी इसका सॉल्यूशन है वो आप आराम से खुद निकाल सकते हो। अब इन प्रश्नों के बाद देखिए कुछ और भी क्वेश्चन देखो जो आपकी पर्सनालिटी से संबंधित है, जिसमें आपने एक तो मेरे से पहले प्रश्न संख्या जो 18 का है वो आपने मेरे से पूछा है। तो देखो 18 नंबर प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है 18 नंबर प्रश्न में, इसमें आ रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे, मतलब यहाँ पर क्या हमारे पास ये मान लो कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर, और देखो ये 30 मीटर ऊंचा कोई भवन हमारे पास, ये भवन की आपको चलेगी कितने 30 मीटर। ये जो 1.5 मीटर लंबा लड़का है ये एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बाद में क्या होता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, पहले मान लो ये यहाँ पर खड़ा था, मान लो कुछ देर बाद में वो चल करके कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, भवन की ओर चल करके आ गए इस तरह से ही। तो जब ये यहाँ से चल के वहाँ पर जाएगा तो एक अलग प्रकार की कंडीशन क्या बनेगी, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। आंख के साथ बन रहा है ना, तो मान लो ये आंख की दृष्टि रेखा है वो ये हो गई है, यानी ये आंख के हमारे पास क्या है, क्षेत्र रेखा हो गई है। ये आंख का पहले इसके साथ उन्नयन कोण कितने का बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था, और बाद में कितने का बनने लग गया है, बाद में ये 60 डिग्री का बनने लग गया है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपसे बताना ये है कि बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया है, यानी यहाँ से यहाँ पर है ना, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसको आपने वर्ग मीटर मान लिया, जो आगे बचे उसको आप क्या मान लेंगे, वाई मीटर आप इसको मान लेंगे। अब यहाँ पर मान लो मेरे पास बिंदु ए आ रहा है, यहाँ पर मान लो बी आ रहा है,
या सी आ रहा है या डी आ रहा है, क्योंकि नीचे वाले मानचित्र को मतलब नहीं है ना आपको। जो त्रिभुज बन रहे हैं, ट्रेंगल बन रहे हैं, वो तो आपके ऊपर बन रहे हैं, हमें तो बस केवल ट्रेंगल से मतलब होता है। अब देखो जब आपने ये सारा लिख दिया है और यहाँ पर मेरे पास क्या समकोण है, आपको अक्ष का मान बताना भी। देखिए अब जो त्रिभुज हमारे पास ऊपर बन रहे थे उसमें लंब का मान अब 30 पूरा काम नहीं आ रहा है, ये तो 1.5 मीटर आने वाला, ये इसमें से कम हो गया। कितना काम आया केवल मात्र ये इसमें केवल 28.5 मीटर ही काम में आएगा। तो जो लंब आपका यहाँ पर है वो बिल्कुल कितना काम आने वाला है, 28.5 मीटर काम आने वाला है, ठीक है ना। अब देखो हम दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर बारी बारी से काम में ले लेंगे और देखो बारी बारी से काम में कैसे लेना है उसको देखिए आप एक बार। सबसे पहले मैंने लिखा समकोण त्रिभुज, यानी मैंने छोटे वाले की बात मैंने पहले की है, यानी मैंने लिखा त्रिभुज BDC में, इसमें लंब का मान तो मेरे पास आ रहा है 28.5 मीटर और आधार का मान मेरे पास कितना आ रहा है y मीटर जो आपने माना है, और थीटा का मान मेरे पास कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। अब देखिए लंब आधार आप जानते हैं tan थीटा में काम आते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और यहाँ पर जो tan 60 डिग्री है वो बिल्कुल किसके बराबर आ गया है, वो 28.5 बटे आधार का मान मेरे पास कितना है y, और tan 60 का मान है √3 बराबर 28.5 बटे y बटा में एक मान लो आप इसके, और अभी आप इनको क्या कराएंगे, वज्र गुणा कराएंगे। तो वज्र गुणा करने का मतलब मेरे पास √3y बराबर आ रहा है कितना, 28.5। अब देखो यहाँ पर y का मान हो गया 28.5 बटे √3। अब इसको एक बार आप क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, जो y है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपको वास्तव में किसका मान निकालना था, आपको तो वास्तव में x का मान निकालना था। अब देखो हम फिर से क्या करेंगे, इस बार हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, यानी मैंने लिखा क्या, यानी त्रिभुज ABC में, इस बार मैं समकोण त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो जब मैं ABC की बात करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास लंब का मान तो आ रहा है 28.5 मीटर, और जो इसमें आधार का मान है वो मेरे पास आ रहा है x + y मीटर, और थीटा का मान मेरे पास आ रहा है कितना, 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि जो tan थीटा है हमारे पास वो होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर कितना आ गया है, 28.5 बटे x + y। अब tan 30 का मान तो होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे x + y। अब इनको आप क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो x + y बराबर आ रहा है 28.5 √3। यह आपने भी क्या लिख दिया है, जो x + y है उसका मान आपके पास कितना आ गया है, 28.5 √3 आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको वास्तव में किसका मान निकालना है, x का निकालना है। तो अब देखो जो यहाँ पर ये y का मान है यह आपको यहाँ से गायब करना है समीकरण 1 से। तो x + 28.5 बटा √3 बराबर है 28.5 √3, जो आपने समीकरण 1 से लिख दिया है। अब इसको आप उधर भेज देंगे तो आएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, यानी जब आप इसको आगे सरल करते हैं तो यहाँ पर बट्टे में आप इसके मान लेंगे, लघुत्तम आ गया हमारे पास √3 और यहाँ पर है 28.5 गुणा 3 माइनस में 28.5। अब देखो अक्स तो मेरे पास चल रहा है यहाँ पर सेम, बटे माना √3, इनको गुणा कराएंगे आप तो 5 से 15 असल 1 और 24 और 1 25 असल 2 आ गई ना, और 6 2 कितने हो गए 8। पॉइंट लगाना आपको कहाँ पर, यहाँ पर माइनस में 28.5। तो अक्स का मान आपका देगा 57 बटा √3।
अगर आप इसमें हर का परिमेयकरण करते हैं तो आपको √3 से ऊपर नीचे क्या करना, इसमें गुणा करना है। तो मान आ गया 57 √3 बटे 3, काटो इसको 19 बार, x का मान आ गया 19 √3। लास्ट में आपको फिर से वही बात लिखनी है कि आपने वास्तव में क्या निकाला है। तो आप लिखोगे अतः वह लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी चल करके गया है। आप चाहो तो इनमें रूट वगैरह का मान भी रख सकते हो। देखो रूट वगैरह का मान अगर आपको दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है ना तो आपको √3 का मान तो रखना है 1.732 और √2 का मान रखना आपको 1.414। ये मान आपको उसमें रखना होता है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो ये मैंने आपको बताया अभी कौन सा प्रश्न जो आपका इसमें सवाल नंबर था कितने का, 18 का, वो बताया मैंने आपको। अब इसमें आप एक 19 का जो प्रश्न है वह आपको देख लो कि 19 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर भी क्या दिया गया है। तो जो प्रश्न संख्या 19 है उसकी देखो हम जहाँ तक बात कर रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब हमारे पास यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा भवन है, एक हमारे पास क्या है तो दूसरा ये केबल टावर है ये। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 7 मीटर ऊंचा भवन है उसके शिखर से, तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है। इसमें क्या लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। यानी 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है वो केबल टावर के शिखर के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। इसके अलावा और क्या है, और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मतलब ये बिंदु सेम रखना आपको, ये पहले इसके शिखर के साथ बना रहे हैं, बाद में इसके पैर के साथ बना रहे हैं कितने का, 45 डिग्री का ये उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो जो टावर की ऊंचाई है वो आपने एक बार क्या मान ली है, h मीटर, जो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर तो आप मान लें इसको पॉइंट A, इसको B, इसको C, इसको D, और यहाँ पर आप क्या मान लें इसमें जो पॉइंट है वो E आपने मान लिया है। अब देखो हमें इसमें करना क्या है, अभी आपको इसमें h का मान प्राप्त करना है। अभी देखो जब ये 7 मीटर है तो ये भी आपका कितना देगा, 7 मीटर हो जाएगा यहाँ वाला मान भी। तो ये मान भी हमारे पास क्या हो गया, 7 मीटर। अब देखो ये पूरा h मीटर है, ये 7 मीटर, तो ऊपर वाला हमारे क्या आ गया, h माइनस 7 मीटर जो आपका है यहाँ पर मान आपको प्राप्त हो गया है। तो ऊपर वाला मान आ गया h माइनस 7 मीटर, नीचे आ रहा 7 मीटर, वो पूरा कंप्लीट है आपका h मीटर। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर h का जो मान है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो मैं यहाँ पर एक बार क्या करूँगा, एक देखो मेरे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये नीचे वाला, इसको आपने मान लिया x मीटर आधार का मान। जब ये x मीटर तो ये भी कितना हो गया आपका x मीटर। अब देखो ये 45 है तो ये कोण भी कितना हो गया आपका, 45 डिग्री का हो गया। अब एक तो आप त्रिभुज ये काम ले लोगे और दूसरा त्रिभुज समकोण आपका कौन सा, ये वाला, आप ये काम ले लोगे। हालांकि देखो ये भी समकोण त्रिभुज ही है लेकिन ये दोनों बिल्कुल समान है, तो मैं इन दोनों में से केवल एक कोई काम लेना, मैं इसको काम ले रहा हूँ, उसको आपको काम लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम दोनों की बारी बारी से बात कर लेंगे, तो सबसे पहले मैंने किसकी बात की, इस त्रिभुज ABC की बात की है। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABC में, इसमें लंब का मान तो आ रहा है मेरे पास 7 मीटर और आधार का मान मेरे पास आ रहा है x मीटर जो आपने माना है, और थीटा का मान आ रहा है मेरे पास 45 डिग्री। अब यहाँ जो tan थीटा है बराबर लंब बटे आधार, और tan 45 का मान हो गया मेरे पास कितना, 7/x। तो 1 बराबर मेरे पास कितना आ रहा है, 7/x। और जब आप इनको वज्र गुणा करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा मान, x बराबर आ जाएगा 7। यह आपने एक बार क्या प्राप्त कर ली, जो समीकरण नंबर 1 है वह आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो दूसरा, अब मैं ये त्रिभुज BDE काम ले रहा हूँ मैं, तो लिखा मैंने त्रिभुज BDE में।
इसमें मेरे पास लंब का मान तो आ रहा है h माइनस 7 मीटर और आधार का मान मेरे पास आ रहा है x मीटर और थीटा का मान मेरे पास आ रहा है 60 डिग्री। फिर से आपने लिखा tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार, तो यहाँ tan 60 बराबर मेरे पास क्या गया है h माइनस 7 बटे x और √3 बराबर आ गया है h माइनस 7 बटे x, इनको वजह गुणा करो तो √3x बराबर आ गया h माइनस 7। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पर h का मान पूछा गया है तो हम यहाँ पर x का मान गायब कर देंगे, यानी x का मान आप यहाँ से लिखोगे 7, तो 7√3 बराबर आ गया h माइनस 7 को आप इधर ये आपने लिखा कहाँ से, समीकरण 1 से आपने इसको लिखा है, तो 7√3 प्लस 7 बराबर आ गया h। अब 7 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपका मान √3 प्लस 1 बराबर h, तो h का मान आ रहा है मेरे पास 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब चाहो तो आप इसमें √3 का मान 1.73 रख सकते हो, नहीं आपका यहाँ तक आ गया, इसका जो राइट सॉल्यूशन है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। तो ये हमने भी पढ़ा कौन सा सवाल है, जो आपका प्रश्न था कितने का 19 का, हमने उसको भी पढ़ा है। अब देखो 19 के बाद में देखो कुछ और सवाल है जिनमें आपको समस्या चाहिए, वो देखिए आप। तो देखो उन्हीं प्रश्नों में आपने एक मेरे से 28 नंबर जो प्रश्न है पहले वो पूछा है, तो देखो आप इसमें प्रश्न संख्या 28। अब देखो सारे प्रश्न है ना वो मैं आपको सोल्व करके नहीं बताऊंगा, केवल उनका जो डायग्राम है अब मैं आपको वही बना के बताने वाला हूँ। देखो 28 नंबर प्रश्न में आपको ये दिया गया है, क्या इसमें लिखा है कि मीनार के आधार से एक सरलरेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है, यानी आपके पास ये आधार है, मतलब मीनार है, इस मीनार के आधार से आपको 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेने हैं। ये आपके पास ए बी क्या है, कोई मीनार है, इससे आपको 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर को 2 बिंदु मानने हैं सी और डी। इसमें लिखा क्या है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर मीनार के जो शिखर के व्यंजन कोण है वो आपस में क्या है, पूरक कोण है। सॉरी ये मैंने 26 का बताया, बोल नहीं 28 का नहीं 26 का सवाल है। तो अब सिद्ध करना है कि इसका मान अगर आपके पास क्या रहा है एल्फा आ रहा है पूरक है, तब ये मेरे पास क्या रहा है 90 माइनस एल्फा, और आपको सिद्ध करना है जो एच का मान है वो कितना आएगा 6 मीटर आएगा। तो इस सवाल को सेम वैसे करना जिसमें मैंने आपको अभी एग्जाम्पल कराया था ना, बिल्कुल उसके हिसाब से आपका सवाल वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो आप 28 का सवाल है वो देखिए सारा, ठीक है ना। भी 28 के प्रश्न में आ रहा है, इसमें लिखा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से घट करके 60 में बदल जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में आपको अंतर पूछा है। मतलब ये मेरे पास 15 मीटर लंबा क्या खंभा है, और यानी यहाँ पर जो सूर्य का उन्नयन कोण बदल रहा है कितने से 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है, यानी पहले मान लो कितना था 30 डिग्री था और बाद में कितना हो गया सूर्य का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो गया। तो अब जो छाया की लंबाई है उनमें परिवर्तन पूछा है कितना आएगा, यानी अंतर पूछा है। तो देखो पहले इसकी लंबाई कितनी थी, ए बी लंबाई थी इसकी, और बाद में इसकी क्या हो गई है, पहले इसकी लंबाई ए बी थी बाद में थी इसकी ए डी। तो आपसे ए डी का मान पूछा है। देखो दोनों की लंबाई में जो परिवर्तन है ना आपसे यहाँ पर, जब आप ए बी माइनस ए डी लेस करोगे तो आपको यहाँ पर डी बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है कि जो दोनों छाया की लंबाई है उनमें जो अंतर आपसे है वो पूछा है, यानी आपसे यहाँ पर डी बी का मान पूछा गया है, जो क्या आएगा आपका ए बी माइनस ए डी के द्वारा आप प्राप्त कर लेंगे। तो देखो मैंने एक बार इसमें क्या कर लिया है, मैं इसको डायरेक्ट मान लूँगा, मैं इसको मैंने मान लिया है x मीटर, इसको मैंने मान लिया है y मीटर। अब यहाँ डायरेक्ट मेरे को क्या निकालना है, y का मान है वो प्राप्त करना है, क्योंकि डी बी इनमें अंतर हो गया दोनों में। पहले छाया की लंबाई कितनी थी, ए बी थी, बाद में कितनी होगी, ए डी होगी। अब आप ए बी में से ए डी घटाओगे तो डी बी बचेगा, डी बी का ही मान आपको क्या करना है यहाँ पर प्राप्त करना है। तो ठीक है ना, दोनों को आप बारी बारी से काम ले लेंगे। पहले आप ये ए सी डी काम में लेंगे तो क्या आएगा आपके पास √3 बराबर आ जाएगा 15/x, ये आप x में एक संबंध प्राप्त कर लेंगे। फिर आपको ये ए बी सी काम लेना है, तो इसमें आपका 15 हो गया लंब आधार x प्लस वाई बराबर कोण माना गया बेटा √3, सरल करोगे x का मान गायब करोगे और अपना उत्तर आप प्राप्त कर लोगे। ये था आपका सवाल नंबर 28 का। अब देखो इसके बाद में आपने और पूछा है इस प्रश्न कौन सा, एक देखो इसमें आपने 25 का जो सवाल है वो पूछा है। देखिए 25 के सवाल में आपको क्या दिया गया है,
इसमें है एक राजमार्ग मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, मतलब एक राजमार्ग है कोई भी है, ये बिल्कुल इस मीनार के सीधे नीचे होकर यहाँ पे गुजर रहा है, ठीक है ना। ये एक राजमार्ग मीनार के पास से नीचे से होकर गुजरता है। और इसमें क्या लिखा है, में एक आदमी मीनार के शिखर से कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब यहाँ पर कार है, पहले एक व्यक्ति इसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है, जो एक समान चाल से क्या हो रही है, जो एक समान चाल से इसके मतलब मीनार के नज़दीक आ रही है। और 6 सेकंड के बाद इसका कोण क्या हो गया, 60 का हो गया। 6 सेकंड के बाद में जो कार है मान लो यहाँ पर बिंदु डी पर आ गई है, यहाँ पर आते इसका अवनमन कोण कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया। तो आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। देखो यहाँ पर जो टाइम लगा वो आपका कितना है, 6 सेकंड है। अब बताना है कि यहाँ से तो वो यहाँ पहुँचेगी तो उसको टाइम कितना लगेगा, वो टाइम आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो आपको कोई भी दूरी नहीं दी गई है। तो एक बार मैंने इसको मान लिया है x मीटर, इसको मैंने मान लिया एक बार y मीटर, मीनार की हाइट को मैंने एक बार मान लिया है h मीटर। देखो जब ये 30 डिग्री का है तो ये भी आपका 30 का हो जाएगा, जब ये 60 का तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, समकोण है। अब देखो हम दोनों समकोण त्रिभुज को बारी बारी से काम में लेंगे। तो सबसे पहले आपने छोटे वाला त्रिभुज आपने यानी DCB काम में लिया, आपने त्रिभुज DCB में इसमें लंब का मान तो आ रहा है मेरे पास h मीटर, आधार का मान आ रहा है मेरे पास y मीटर, ये दोनों ही आपने माने हैं। और थीटा का मान आ रहा है 60 डिग्री, tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार, और tan 60 बराबर मेरे पास क्या आ गया अभी h बटा y, और √3 बराबर मेरे पास क्या आ गया है h बटा y। एक तो पहले आपने ये y और h में एक संबंध प्राप्त कर लिया है, जो कितना आ गया आपका, देखो इसको सरल करोगे आप तो इसमें आपका रिलेशन आ जाएगा, यानी √3 बराबर मेरे पास है h बटा y, तो h बराबर मेरे पास क्या रहा है √3 y। इसको आपने एक बार क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 आपने मान लिया है। अब देखो दूसरा यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है वो कौन सा आ रहा है, ABC का आ रहा है। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABC में आपको केवल समकोण त्रिभुज का में लेना है। तो यहाँ पर लंब का मान तो मेरे पास है h मीटर, और आधार का मान मेरे पास है x प्लस y मीटर, थीटा का मान मेरे पास आ रहा है 30 डिग्री, और लिखा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब जो tan 30 है वो बराबर मेरे पास क्या देगा, h बटा x प्लस y आ जाएगा, और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा x प्लस y। इनको आप वापस वज्र गुणा कराओगे तो √3h बराबर आएगा x प्लस y। अब देखो आपके पास समीकरण 1 में तो h और y में एक संबंध आया था, यहाँ पर आपने x, y और h तीनों में एक संबंध प्राप्त कर लिया है। अब देखो जो समय होता है वो दूरी पर निर्भर करता है आपका। जैसे मान लो कि अगर आपको 10 मीटर चलने में मान लो आपको 2 मिनट का टाइम लगता है, 10 मीटर चलने में अगर मान लो आपको 2 मिनट का टाइम लगता है, और आपकी अगर मान लो चाल समान है तो 5 मीटर चलने में आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा ना। तो जो समय है वो आपका बिल्कुल किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है। अब देखो हमें यहाँ पर इस दूरी का मान दिया गया है, इसमें टाइम 6 सेकंड लग रहा है। अगर मान लो ये जो y दूरी है तो इसका हम x के साथ पहले कोई संबंध प्राप्त कर लेंगे। अगर ये इसकी डबल आएगी तो टाइम डबल लगेगा, आधी आएगी टाइम आधा लगेगा, 4 गुनी आएगी तो टाइम 4 गुना लगेगा। यानी यहाँ पर ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस h का मान है वो यहाँ पर गायब कर देंगे। तो √3 इंटू √3y बराबर आ गया x प्लस y, जो आपने समीकरण 1 से लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 3y बराबर क्या आ रहा है, बिल्कुल x प्लस y आ रहा है, और 3y माइनस y बराबर है x, और जो 2y बराबर मेरे पास वो क्या आ रहा है, x आ रहा है, और y का मान मेरे पास क्या आ गया है, x बटा 2 मीटर। ये पहले आपने y का x के साथ एक संबंध प्राप्त कर लिया है। अब देखो y का x के साथ क्या संबंध प्राप्त हुआ है कि जो y दूरी है वो x की 1/2 है, यानी आधी दूरी इसकी। अब देखो अगर आपकी चाल समान हो तो आधी दूरी में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आपने लिखा चूंकि x मीटर दूरी तय करने में समय लगता है
बराबर 6 सेकंड। इसका मतलब x बटा 2, y का मतलब x बटा 2 गया ना, x बटा 2 मीटर दूरी तय करने में इसमें लगेगा 6 बटा 2 जाएगा, आधा होगा इसका, यानी 3 सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से कंप्लीट करना था। अब हम देखो और भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि हर जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम 30 जून 2020 से संबंधित है उन सारे प्रश्नों की आपको वीडियो समय पर मिलते रहें। अब देखो हम आगे बात करते हैं किसकी, अगले जो समस्या है उनकी बात। फिर देखो आपने मेरे से 22 नंबर जो 23 नंबर क्वेश्चन है उनसे संबंधित प्रॉब्लम आपने और पूछी है। तो देखिए अब जो 22 और 23 नंबर है इन प्रश्नों का मैं आपको केवल डायग्राम बना के बताने वाला हूं, और अगर आपका डायग्राम सही है तो सवाल तो आप वैसे भी सही कर ही लोगे आप। तो देखो 22 नंबर और 23 नंबर है, इन दोनों का आप एक बार डायग्राम और देख लो। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सवाल नंबर 23 की। 23 में लिखा है कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी स्तर से 10 मीटर ऊंचा है उस पर खड़ा है। यानी जैसे मान लो ये जहाज है, इस जहाज पर क्या है, ये 10 मीटर ऊंचा कोई डेक है मान लो ये, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर मान लो। तो जब तक आपको व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी जाए, ध्यान रखना, तब तक आप उसको एक बिल्कुल बिंदु मात्र मानेंगे। जब तक आपको व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दे तब तक उस व्यक्ति को क्या मानना, आपको एक बिल्कुल बिंदु मात्र ही मानना है। तो ये तो डेक की ऊंचाई है कितनी, 10 मीटर, और यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको आपने क्या मान लिया है, ये आपने उसको एक बिंदु मात्र मान लिया है। अब प्रश्न में क्या लिखा है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक से जो पानी स्तर से 10 मीटर ऊंचा है उस पर खड़ा है। एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उसको देखता है। मान लो इधर क्या है, एक पहाड़ी है कोई ये, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक तो इसके शिखर को देख रहा है और एक बार इसके आधार को देख रहा है। मतलब इसके शिखर और आधार दोनों को देख रहा है वो, और जो उनका उन्नयन कोण है वो आपको किस तरह से दिया गया है वो देखिए आप। यानी आपको यहाँ पर दिया गया है कि जब वो शिखर को देखा था उसका उन्नयन कोण कितना रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है। यानी जब वो पहाड़ी के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और पहाड़ी के आधार का उन्नयन कोण कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो वो 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो अब आपको इस प्रश्न में करना क्या है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, एक तो आपसे इस जहाज से इस पहाड़ी की दूरी यानी आपको ये x मीटर ज्ञात करनी है। दूसरी बात, इसके अलावा आपको इसमें ज्ञात करना है पहाड़ी की ऊंचाई। एक तो आपको जहाज से पहाड़ी की दूरी और एक आपको पहाड़ी की ऊंचाई, ये आपने एक बार क्या मान ली है, h मीटर आपने मान ली है। अब देखो मेरे पास, देखो यहाँ पर जब ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने का हो गया, 30 डिग्री का। ये 10 मीटर है तो ये भी कितना हो गया है, 10 मीटर। और जो ऊपर वाली ऊंचाई है मेरे पास वो कितनी आ गई है, h माइनस 10 मीटर आपको प्राप्त हो गई है, क्योंकि पूरी h है ना, तो ये होगी मेरे पास h माइनस से 10 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपने अभी क्या कर लिए हैं, दो समकोण त्रिभुज आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अब एक तो आपको ये समकोण त्रिभुज काम में लेना है और दूसरा आपको ये समकोण त्रिभुज काम में लेना है, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल समान आ रहे हैं ना, तो इनमें से आप ये काम में लो, तो ये काम में लो। और जब ये x मीटर तो ये भी कितना आपका x मीटर है। अब आपको क्या करना है, इसका नाम आप लिख दो ABC और इसका नाम ले देंगे आप D, और यहाँ पर आप पॉइंट E मान लेंगे। अब एक बार तो आपको त्रिभुज ABC काम लेना है और ABC को काम लेके आप x का मान प्राप्त कर लेंगे, वो आ गया आपका समीकरण नंबर 1। यानी पहले आप इस ABC को काम लेके आप x का मान निकालोगे, फिर आपको BDE काम लेना है और उसमें आप x का मान गायब कर दोगे और h का मान आप क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर दोनों मान निकालने थे, x का मान भी निकालना था और आपको h का मान भी आपको प्राप्त करना था। ये था आपका सवाल नंबर 23। अब देखो 22 नंबर प्रश्न में आपके पास क्या आ रहा है। देखो 22 नंबर प्रश्न में ये लिखा हुआ है, यानी एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण है वो आ रहे हैं 30 और 45 डिग्री। जिसे मान लो अब आपके पास यहाँ पर क्या, मान लो मेरे पास ये नदी है, इस तरह से ये नदी है,
अब इस नदी पर आपको करना क्या है, देखो इसके सम्मुख किनारे हो गई, इधर वाला किनारा है, इधर वाला किनारा, इस पर आपको पुल बनाना भी, ठीक है ना, एक ही। तो देखिए आपने नदी पर इस तरह से देखो जो पुल है वो आपने इस तरह से बना दिया है। मान लो कि आपने ये नदी पर एक पुल बना दिया इस तरह से, और हमारे पास जो पुल है वो कुछ इस तरह से आ गया है। ये मतलब नदी पर एक पुल बना हुआ है, ठीक है ना। ये नदी पर आपने क्या बना दिया है, एक इस तरह से पुल बना दिया है। अब देखो पुल के ऊपर आपको यहाँ पर कोई बिंदु लेना, पहले कोई भी ये बिंदु है, तो क्या लिखा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण कितने आ रहे हैं आपके। देखो सम्मुख किनारा आपका एक तो यहाँ पर हो गया, ये एक उधर हो गया है। सम्मुख किनारों के आपके अनुमान कोण एक तो आ रहे हैं 30 डिग्री और एक आ रहा है 45, ये तो आ रहा है मेरे पास 30 डिग्री और ये आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है ना। ये समझा दिया मैंने आपको, इनको आपको दिखाने आवश्यकता नहीं है। तो एक तो किनारा इसके साथ बना रहा है 30 डिग्री का कोण और दूसरा क्या बना रहा है इसके साथ 45 डिग्री का कोण। अब आपसे पूछा क्या इसमें, यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा है, जो पुल है ना ये किनारों से 4 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर ये 4 मीटर ऊंचा है, चाहे आप इधर मानोगे तो ये भी कितना है 4 मीटर ऊंचा है। तो आपको नदी की चौड़ाई याद करनी है। तो देखो नदी की चौड़ाई होगी यहाँ पर, ये जो नदी की चौड़ाई है वो आपको ज्ञात करनी है। तो इस चौड़ाई को आप एक बार क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे आप इसको, या फिर आप यूँ मान लो इसको। जब ये 4 मीटर, देखो यहाँ से भी कितना आएगा, बिल्कुल ये 4 मीटर आएगा, ये भी क्या मेरे पास 4 मीटर ही है ये, और इसको मैंने मान लिया है अभी x मीटर, और इसको मैंने क्या मान लिया है y मीटर, ठीक है ना। इतने को आपने x मान लिया है और आधे को आपने क्या मान लिया है y मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस नदी की चौड़ाई यानी आपको इस AB का मान पूछा गया है, या मान लो बिंदु C और या मान लो बिंदु D। अब देखो सवाल को करना कैसे, जब ये 30 डिग्री का है ना तो ये भी कितना हो गया आपका 30 का, ये 45 तो ये भी कितना हो गया आपका 45 डिग्री का। अब एक बार तो आपको ये त्रिभुज ACD का में लेना है, इसमें लंब का मान 4 मीटर, आधार x मीटर, थीटा 30 डिग्री, tan थीटा काम आ जाएगा और इससे आप x का मान प्राप्त कर लोगे। जब आप ये CDB काम लोगे तो ये लंब का मान, आधार का मान y, थीटा 45 और y का निकालोगे। फिर नदी की चौड़ाई के लिए आपको x y दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगी, आपकी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। इस सवाल में आपको ये यूँ इस तरह से करना था। अब देखो जो 21 नंबर प्रश्न है, हम देखो उसके डायग्राम की बात और कर लेते हैं। तो देखो जो 21 नंबर प्रश्न है उसका डायग्राम हमारे पास क्या आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु से, यानी आपके पास क्या है, ये झील है यहाँ पर, और मान लो इसमें क्या है, ये पानी है, और आपको करना क्या है, इसमें झील के पानी से आपको 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु लेना है यहाँ से पानी तल से। तो आपने क्या कर दिया है, ये 20 मीटर ऊंचा आपने कोई बिंदु लिया है, ए बिंदु। इस बिंदु ए से क्या करना पड़ेगा आपको, इस बिंदु ए से एक बादल के शिखर का उन्नयन कोण आ रहा है 30 डिग्री। मान लो यहाँ पर बादल है हमारे पास, ये बिंदु बी पर, ये इसके साथ क्या कर रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है, और उन्नयन कोण कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो बिंदु ए से बादल के शिखर का उन्नयन कोण कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। इसके अलावा आपको इसमें और क्या दिया गया है, और इसमें आपको दिया गया है, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से उन्नयन कोण आ रहा है 60 डिग्री। अब जब आप इसका प्रतिबिंब लोगे पानी में यहाँ पर बिल्कुल, तो मान लो यहाँ पर जो बिंदु सी है उसका क्या प्रतिबिंब है, ये इसके साथ कितना उन्नयन कोण बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का। तो अवनमन कोण आपका 60 डिग्री का है, उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री का है। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपसे पूछा गया प्रश्न में क्या, आगे देखो, तो पूछा है कि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अनुमान कोण 60 डिग्री है, तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु ए जो है ना आपका, अब इससे आपको बादल की दूरी जो x मीटर है वो आपको ज्ञात करनी है। इससे पहले आप ऐसा करो, जब ये 20 मीटर था आप इसको भी क्या मान लेंगे, आप 20 मीटर मान लेंगे, और इसको मैंने एक बार क्या मान लिया है, h मीटर आपने मान लिया है।
तो इसको आपने क्या मान लिया एक बार वाई मीटर। अब देखो ये वास्तविक दूरी है बादल की, ये काल्पनिक दूरी है, दोनों बिल्कुल आपस में क्या है समान है, यानी ये भी मेरे पास क्या आ गया 20 + h मीटर यहाँ से यहाँ तक की। और जो आपकी देखो यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी है कंप्लीटली ये आगे है 40 + h मीटर। ये आपने क्या लिख दिया है, इसकी जो दूरी है वो आपने। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों त्रिभुजों को देखो बारी बारी से काम लेना है। सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, इसको आप बिंदु मान लेंगे यहाँ पर सी बिंदु, सी तो खैर मान लिया आपने, यहाँ मान लो इसको डी मान लो, डी बिंदु ये, और यहाँ पर आप इसको मान लो ई बिंदु, यहाँ पर आप इसको मान लो एफ बिंदु, ठीक है ना। अब एक तो आपको त्रिभुज ये काम में लेना है और एक आपको त्रिभुज ये काम में लेना है। देखो एक बार इस त्रिभुज को काम लेने के लिए पहले एक बार आपको इस अक्ष के मान से और आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन पार्ट नहीं है आपका, इसका मान हम बाद में निकालेंगे जब हम, क्योंकि हमें न तो अक्ष का मान पता, न वाई का पता, न एच का पता, तीनों में से किसी का मान पता नहीं है। जब तीनों भुजाओं में से एक का भी मान पता नहीं है तो आप अक्ष का मान कैसे निकाल सकते हो, आप नहीं निकाल सकते ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले एच या वाई में से एक मान प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे जो अक्ष का मान हुआ प्राप्त करेंगे। तो देखो इसका हल कैसे करना आपको भी। तो सबसे पहले देखो मैंने इसमें ये जो त्रिभुज है ना ए बी डी वो काम में लिया, त्रिभुज ए बी डी में इसमें देखो लंब का मान तो मेरे पास आ रहा है कितना h मीटर आ रहा है, और आधार का मान मेरे पास क्या आ रहा है y मीटर आ रहा है, और ये दोनों आपने क्या किया भी माने हैं, और थीटा का मान मेरे पास क्या है 30 डिग्री है। अब आपने यहाँ पर लिखा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर आ गया मेरे पास h बटे y, और tan थीटा का मान 30 है ना यहाँ पर, तो tan 30 बराबर आ गया h बटे y, इसका मान होता है 1/√3 बराबर h बटे y, और वज्र गुणा करने पर y बराबर आ गया मेरे पास √3h। तो ये था पहले आपने एक समीकरण नंबर 1 में h और जो y है उनमें आपने एक संबंध प्राप्त कर लिया है। अब देखो मैं इस ADC को काम ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ADC में, इसमें लंब का मान देखो मेरे पास क्या आ गया 20 + h में आप 20 और जोड़ दो, ये 40 + h हो गया, और जो आपका आधार है यहाँ पर वो मेरे पास कितना आ रहा है y मीटर आ रहा है, तो आपने लिखा आधार बराबर y मीटर, और जो थीटा का मान है मेरे पास वो कितना है 60 डिग्री है। tan थीटा बराबर आ रहा है मेरे पास लंब बटे आधार, और tan 60 बराबर क्या आ गया अभी, लंब का मान तो है 40 + h बटे y, इसका मान √3 हो गया बराबर 40 + h बटे y। अब देखो जो tan 30 का मान 60 का मान आपने √3 लिख दिया है। अब इनको देखो जो आप वज्र गुणा कराओगे तो मेरे पास आ रहा है √3y बराबर कितना 40 + h। अब देखो सवाल में तो आपको वास्तव में ये अक्ष ये भी निकालना था, लेकिन ए बी निकालने के लिए आपको h और y में से किसी एक का मान चाहिए ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम h का मान निकाल लेंगे, यानी y का मान मैं यहाँ पर पहले क्या करूँ, इससे गायब कर दूँ यहाँ से, यानी √3 गुणा √3h बराबर आ रहा है 40 + h, जो आपने समीकरण 1 से लिखा है। अब 3h बराबर आ गया 40 + h, 3h - h बराबर आ गया 40, 2h बराबर आ गया 40, h का मान आ गया 20 मीटर। तो ये तो पहले आपने अभी क्या लिख दिया है, जो h है उसका मान आपने 20 मीटर प्राप्त कर लिया है। अब आपको देखो क्या करना है, एक बार फिर से आपको जो ये त्रिभुज है ना यहाँ पर, उसको दोबारा से काम लेना, कौन से को, A B और ये D को। इसमें आपने h का मान लिख दिया कितना 20 मीटर, ये अक्ष आपको ज्ञात करना है अब, और थीटा का मान मेरे पास क्या रहा है 30 डिग्री। तो आप जो लिखो त्रिभुज ABD में, इसमें लंब का मान तो आ रहा है मेरे पास 20 मीटर, कर्ण का मान आ रहा है x मीटर, थीटा का मान 30 डिग्री है, और यहाँ साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण हो गया ना, और साइन 30 तो आ रहा है मेरे पास यहाँ पर सेम, उधर आएगा 20/x, 1/2 बराबर मेरे पास आ गया 20/x, और x का मान मेरे पास क्या देगा 40 मीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो इसका आंसर है वो आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका अक्ष था, यानी ये उस बिंदु की बादल से दूरी है वो आपने प्राप्त कर ली कितनी 40 मीटर। तो बच्चों आज मैंने आपको ये प्रश्नावली संख्या जो 8 थी उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे या जो आपके डाउट क्वेश्चन थे
उन डाउट क्वेश्चन का मैंने आपको स्टडी करवाया है। इसके अलावा कल हम एक्सरसाइज नंबर 9 है, यानी कल का मतलब मंडे को बात करेंगे हम। मंडे को एक्सरसाइज 9 है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनका आपको रिवीजन है वो करवाया जाएगा। और उसके बाद में फिर ट्यूसडे को 10 की का करेंगे, और फिर वेडनेसडे और जो थर्सडे है उनको हम 11 की का रिवीजन करेंगे। फिर फ्राइडे को आपका मैं एक बार फिर से क्या लूँगा, प्री बोर्ड लेने वाला हूँ, और उसके बाद में बाकी जो तैयारी है वो आपको अपने हिसाब से करनी है। तो ये हमारा पूरा इस आगे वाले वीक का टाइम टेबल रहेगा। तो अब नौकरी से संबंधित समस्या आप मेरे को लिख के बता देना, और उसका रिवीजन हम करेंगे मंडे वाले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। और तब तक अगर आप में से अगर किसी बच्चे ने या किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो पहले आपको क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।